हेलो एवरीवन। हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर बार्टर सिस्टम क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन किया था। एक बार शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज को गुड्स एंड सर्विसेज के अगेंस्ट में एक्सचेंज किया जाता है। ये सिस्टम 200, 300, 400, 500 साल तक बहुत सक्सेसफुल चला, लेकिन वो तब तक सक्सेसफुल चला जब तक कम्युनिटीज लिमिटेड थी, गांव छोटे थे। लेकिन जब छोटे छोटे गांव शहरों में कन्वर्ट होने लगे, छोटे छोटे शहर बड़े बड़े शहरों में कन्वर्ट होने लगे और लोगों की ज़रूरतें बढ़ने लगी, तब बार्टर सिस्टम धीरे धीरे फेल हो गया। किस रीजंस की वजह से बार्टर सिस्टम फेल हुआ वो हम लोग आज के हमारे इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। In the earlier years, individuals lived a simple village life, had less needs, and carried out agriculture exchange of goods and services, which was sufficient for their substance. पहले के टाइम पे गांव छोटे छोटे हुआ करते थे। हर एक इंसान ने डिवीजन ऑफ लेबर किया हुआ था। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है काम का बंटवारा किया था। एक इंसान वीट ग्रो करता गांव के अंदर, एक राइस ग्रो करता, एक वेजिटेबल्स ग्रो करता, और फिर वो लोग एक दूसरे में एक्सचेंज कर लिया करते थे, क्योंकि उनकी नीड्स लिमिटेड होती थी, उनकी ज़रूरतें लिमिटेड होती थी, तो वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करके अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे। फॉर एग्जाम्पल, अ फार्मर कल्टिवेटिंग व्हीट वुड स्टोर द रिक्वायर्ड स्टॉक एंड वुड एक्सचेंज द रिमेनिंग व्हीट टू गेट राइस, क्लोथ्स और शूज। एक फार्मर जो व्हीट ग्रो कर रहा है, जितनी उसे ज़रूरत होती उतना वो स्टॉक अपने पास रखता और बाकी व्हीट वो एक्सचेंज कर लेता। व्हीट देके वो राइस ले लेता, व्हीट देके वो शूज ले लेता, व्हीट देके वो वेजिटेबल्स ले लेता। सिमिलरली, द शू मेकर वुड गेट क्लोथ्स एंड फूड घी बाय एक्सचेंजिंग द शूज ही मेड। इसी तरीके से जो शू बनाने वाला होता था वो शूज देके सामने घी ले लेता, दूध ले लेता, वेजिटेबल्स ले लेता। मतलब गांव के अंदर लोग इस तरीके से अपनी नीड्स को सेटिस्फाई किया करते थे। Teachers used to get food in exchange for knowledge and the artist would be patronized for their entertainment art. जो टीचर्स होते थे वो अपना नॉलेज देके सामने खाना और जो भी उनकी जरूरत की चीजें हुआ करती थी वो ले लेते थे। Increasing population and socio-economic development resulted in an increase and change in demands, making them more specific. जैसे जैसे लोग आगे बढ़े, जैसे जैसे लोगों ने तरक्की की, जैसे जैसे लोगों का सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, हमारी नीड्स बढ़ने लगी और उन नीड्स को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन मेड द बार्टर सिस्टम लिमिटेड एंड लेस एप्लीकेबल। धीरे धीरे इंडस्ट्रीज बढ़ने लगी, प्रोडक्शन बढ़ने लगा, हर एक का अपने अपने काम के अंदर एक्सपर्टीजम होने लगा, स्पेशलाइजेशन होने लगा, और इन्हीं रीजंस की वजह से धीरे धीरे बार्टर सिस्टम का इंपॉर्टेंस खत्म होने लगा। द म्यूचुअल एक्सचेंजेस डिक्रीज एंड द पर्सनल नीड्स इंक्रीज्ड। लोगों की ज़रूरतें बढ़ने लगी और उन ज़रूरतों के हिसाब से अपनी चीज़ों को एक्सचेंज करना पॉसिबल नहीं होता था। कुछ ज़रूरतें ऐसी होती थी जो हमें रोज चाहिए होती थी, खाना हमें रोज चाहिए होता था, लेकिन कुछ ज़रूरतें ऐसी थी जो हमें रोज़ नहीं चाहिए होती थी, जैसे कि व्हीकल, कार, टू व्हीलर, बाइक, एसी, टीवी। इन चीज़ों की ज़रूरत हमें रोज़ नहीं पड़ने लगी, तो उस टाइम पे एक्सचेंज कैसे हो, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया। द प्रोमिनेंट लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम्स आर, सबसे पहला इशू ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ वॉन्ट्स। म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ वॉन्ट्स में सबसे बड़ा इशू ये हुआ कि सपोज करो अगर कोई मिस्टर ए है वो व्हीट ग्रो कर रहा है और मिस्टर बी जो है वो राइस ग्रो कर रहा है। मिस्टर ए व्हीट देने को तैयार है मिस्टर बी को कि आप मुझसे व्हीट ले लो और मुझे राइस दे दो। मिस्टर बी बोलता है कि मुझे व्हीट की जरूरत नहीं है, तो मिस्टर ए के पास राइस कहां से आएगा? दोनों इंसानों को एक साथ उन चीजों की जरूरत हो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर मैं शूज बना रहा हूं, मैं शू सामने वाले को देके व्हीट लेना चाहता हूं, लेकिन सामने वाले को शू की जरूरत ही नहीं है, तो वो एक्सचेंज कैसे पॉसिबल होगा? वहां पे बार्टर सिस्टम फेल हुआ। तो बार्टर सिस्टम की सबसे पहली जो लिमिटेशन थी, एडजस्टमेंट ऑफ वॉन्ट्स। दो लोग एक दूसरे के साथ कैसे एडजस्ट करें,
ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था। देखेंगे एक बार। With socio-economic development, the needs of human beings increase, and so the economic structure, which was simpler in earlier times, became more complicated. Now, those who had rice to exchange for wheat did not need wheat but clothes under barter system. जहां पे पहले व्हीट को देके राइस ले लिया जाता था, लेकिन अब उसको शूज की भी जरूरत पड़ने लगी, अब उसको घी की भी जरूरत पड़ने लगी, अब उसको दूध की भी जरूरत पड़ने लगी। अब वो राइस देना चाहता है, लेकिन सामने दूध वाले को राइस की जरूरत नहीं है। वो राइस देना चाहता है, लेकिन शूज वाले को राइस की जरूरत नहीं है। ये बार्टर सिस्टम का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे सामने आया। While on the other hand, one who had clothes did not want rice but wanted ghee in exchange for their clothes. Thus, there was a difficulty in establishing a need for each other's goods or services to make the barter possible. बार्टर सिस्टम को पॉसिबल करने के लिए दोनों इंसानों को एक दूसरे की चीजों की जरूरत होनी चाहिए। मैं अगर व्हीट दे रहा हूं तो सामने वाला व्हीट लेके मुझे राइस देने को तैयार होना चाहिए, लेकिन वो चीज पॉसिबल नहीं हो रही थी। मैं व्हीट देने को तैयार हूं, लेकिन सामने वाला लेने को तैयार नहीं होता। उसको व्हीट नहीं चाहिए, उसको घी चाहिए। अब मैं उसको घी कहां से लाके दूं? इसी लिमिटेशन की वजह से बार्टर सिस्टम फेल होने लगा, मेकिंग इट अ चैलेंज टू एस्टेब्लिश अ बार्टर बिटवीन इनडिविजिबल एंड डिविजिबल गुड्स। नेक्स्ट इज डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू। डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू। पहले के टाइम पे लोग स्टोर क्या करते थे? व्हीट, राइस, घी, मिल्क, ये सब स्टोर किया करते थे। लेकिन व्हीट 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, उसके बाद तो खराब हो जाएगा। उसको हम लोग कैसे स्टोर करके रख सकते हैं? दूध 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के अंदर दूध बिगड़ जाएगा, उसको कैसे स्टोर किया जा सकता है? घी 1 महीना, 2 महीना में खराब हो जाएगा, उसको कैसे स्टोर किया जा सकता है? तो बार्टर सिस्टम का ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि आप उसको स्टोर कैसे करोगे। एक ऐसा टाइम पीरियड भी आया कि जहां पे लोगों ने उन गुड्स की जगह पे एनिमल्स को स्टोर करना शुरू किया, लेकिन अगेन वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता। आज एनिमल्स को आप स्टोर करके रख रहे हो, सपोज मैंने व्हीट दिया और सामने गाय ले लिया, लेकिन क्या गारंटी कि गाय कितने साल तक चलेगी? ऐसा भी हो सकता है कि 2 दिन के बाद उस गाय की डेथ हो जाए। तो ये हमारे लिए स्टोर करना बार्टर सिस्टम के अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने लगा। There was an increasing problem in storing value. Here value means exchange value. A farmer may exchange wheat for a pair of shoes or clothes, but when productivity rises and she or he produces more wheat, there arises a problem of strong surplus wheat. अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा wheat है, जितना मुझे ज़रूरत है मैंने रख लिया, जितना मुझे एक्सचेंज करना था मैंने एक्सचेंज कर लिया, व्हीट दे के राइस भी ले लिया, व्हीट दे के शूज भी ले लिया, व्हीट दे के घी भी ले लिया, लेकिन अभी भी मेरे पास व्हीट एक्स्ट्रा पड़ा है। अब उस व्हीट का मैं क्या करूं? उसको मैं कहां स्टोर करूं? उसको मैं कैसे स्टोर करूं? उसके खराब होने की पॉसिबिलिटी रहती। इफ व्हीट कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड, देन एट अ फ्यूचर डेट सच स्टॉक ऑफ व्हीट कैन बी एक्सचेंज फॉर न्यू पेयर ऑफ शूज और क्लोथ्स और राइस। अगर मैं ये सोचता हूँ कि मेरे पास व्हीट एक्स्ट्रा पड़ा है तो मैं उसको बचा के रखूं, मैं उसको भविष्य में यूज करूंगा, लेकिन उसकी क्या गारंटी कि जब तक मैं उसको संभाल के रखना चाहता हूँ तब तक मेरे पास व्हीट बच के रहेगा। बट द क्वेश्चन अराइजेस हाउ टू स्टोर व्हीट when an individual produced on a large scale through one's own efforts, she or he had to exchange this produce instantly for other goods and services. बार्टर सिस्टम में ये प्रॉब्लम था कि हम लोग उसको स्टोर नहीं कर सकते थे, हमें इंस्टेंटली तुरंत व्हीट के सामने राइस, व्हीट के सामने वेजिटेबल्स, व्हीट के सामने शूज, व्हीट के सामने घी, व्हीट के सामने मिल्क, हमको तुरंत का तुरंत सौदा करना पड़ेगा। लेकिन फ्यूचर में अगर हमें दूध की जरूरत पड़ेगी तो हम कहाँ जाएंगे? अगर हमें फ्यूचर में शूज की जरूरत पड़ेगी तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास व्हीट तो है ही नहीं, व्हीट तो खत्म हो चुका है। तो उस टाइम पे हमारे लिए सबसे बड़ा जो ट्रबल था वो था स्टोरिंग। हम लोग व्हीट को स्टोर नहीं कर सकते थे, हम लोग सामान को स्टोर नहीं कर सकते थे, इसीलिए हमारे लिए ट्रांजैक्शंस कॉम्प्लिकेटेड बनने लगे। इट वाज अदरवाइज
difficult to store the surplus goods or store the exchange value of these goods. Next is problem of measurement of value. तीसरा जो लिमिटेशन है मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। अब उस टाइम पे प्रॉब्लम क्या होता था, वीट के सामने राइस को भी एक्सचेंज किया जाता। सपोज करो 1 किलो वीट के सामने 2 किलो राइस को एक्सचेंज किया, तो 1 किलो वीट के सामने 5 लीटर मिल्क को भी एक्सचेंज किया जाता। तो आप इसकी वैल्यू को कैसे डिफाइन करेंगे? आप 1 किलो वीट की क्या वैल्यू निकालेंगे? 1 किलो वीट की वैल्यू 2 पेयर शूज भी हुआ करती थी। अब उसकी आप कैसे एग्जैक्ट वैल्यू निकालोगे? तो हमारे लिए इस वैल्यू को एग्जैक्ट मेजर करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट था। हम कभी भी एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं निकाल सकते थे, हम कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते थे। इसलिए हम लोगों को बार्टर सिस्टम को ड्रॉप करना पड़ा, इसलिए हमको बार्टर सिस्टम को खत्म करना पड़ा। देखेंगे, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन इन एन इंडस्ट्री ड्राइवन इकोनॉमी, द इशू ऑफ मेजरिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज emerged. Exchanging wheat for rice was simpler, but now large number of goods became available for exchange against wheat, and hence it became difficult to determine and maintain the exchange value of wheat. पहले के टाइम पे व्हीट के सामने सिर्फ राइस को एक्सचेंज किया जाता था, वो बहुत सिंपल था। लेकिन जब व्हीट के सामने दूध, व्हीट के सामने शूज, व्हीट के सामने व्हीकल्स, जब उनको एक्सचेंज करने लगे, तब ये वैल्यूज निकालना हमारे लिए कहीं ना कहीं डिफिकल्ट बनने लगा। If 20 kg of wheat is equal to 40 kg of rice, 10 meters of textile, 1 kilogram of ghee in a modern structure, the question of measurement arises as how much of textile can be exchanged for 1 kilogram of ghee. अब यहाँ पे हमने देखा कि 1 किलो व्हीट 2 किलो राइस के बराबर है, 1 किलो व्हीट 5 किलो मिल्क के बराबर है, लेकिन राइस के सामने मिल्क की कैसे वैल्यू निकालेंगे? कितने राइस के सामने कितना मिल्क मिलेगा, या कितने राइस के सामने हमें कितना घी मिलेगा, वो कैलकुलेट करना हमारे लिए बार्टर सिस्टम में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। और हाउ मच ऑफ राइस कैन एक्सचेंज फॉर 1 किलोग्राम ऑफ घी, it became difficult to determine such measures, and hence arose a need for universally acceptable measuring rod. और फिर जब बार्टर सिस्टम की ये सारी लिमिटेशंस आई, तब उसको देख के दुनिया के लोगों ने सोचा कि हमें एक ऐसे सिस्टम की जरूरत है, हमें एक ऐसे मीडियम की जरूरत है कि जो मीडियम सब लोग एक्सेप्ट कर सकें, और जिस मीडियम को हम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एडॉप्ट कर सकें। दिस लेड टू द ओरिजिन ऑफ मनी, और वहां से लेके एक जरूरत निकली, और जिस जरूरत ने मनी का रूप लिया, which became a standard measure of value and a common denomination of trade. और वो मनी बना हमारे लिए हर ट्रेड को कंप्लीट करने का बहुत बड़ा जरिया, जिस मनी के थ्रू हम लोगों ने हमारे सारे के सारे ट्रेड्स को डेवलप करना शुरू किया। अब हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मनी क्या है, मनी कैसे स्टार्ट हुआ, और मनी किस तरीके से आज के टाइम पे काम कर रहा है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। बाय एवरीवन।